हेलो भैया बहन। आज हम कक्षा सप्तमी के हिंदी पार्ट 2 दादी माँ के बारे में शेष बचे पाठ का अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में मैंने बताया था कि लेखक की दादी माँ है वह बहुत उदार स्वभाव की थी। उन्होंने एक बार रामी की चाची को कुछ रुपए उधार दिए थे, लेकिन वो समय पर लौटा नहीं पाई, तो दादी माँ उस पर बहुत नाराज़ होती है। नाराज़ होती है तो उसको डांटती भी है। तब ये बात रामी की चाची को बुरी लगती है। तब धन्नो चाची रामी की चाची को बताती हैं कि दादी ने जितना भी तुम्हें कर्ज दिया था वो सारा का सारा कर्ज माफ़ कर दिया है, और इसके विपरीत उन्होंने 10 रुपये उनकी पुत्री की यानी आपकी पुत्री की शादी के लिए, शादी अच्छी तरह से हो इसलिए 10 रुपये और दान में दिए हैं। तो लेखक दादी के अपने इस व्यवहार से बहुत प्रसन्न होता है। आगे किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास की एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं ज़ोर से हंस दूँ, भेद खुल जाए तो निकाल बार किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से ज़ोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तु तो किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं या खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि किस तरह उनके भाई की शादी में जब वे बारात में नहीं जा पाए तो उनकी दादी माँ ने उनको एक चारपाई में चादर ओढ़ाकर चुपके से सुला दिया, और जब औरतों का नाच गाना शुरू हुआ तो औरतों को उस पर आपत्ति हुई और उनकी दादी माँ ने उनको डांट मार खाने से किस तरह बचा लिया। आगे स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार में उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं।
आगे लेखक ने बताया है कि परिस्थितियों का वात्या चक्र होता है बवंडर या आंधी, जीवन को कैसे सूखे पत्ते की तरह नचाता है। अर्थात हमारा जीवन हमारी परिस्थितियों के अधीन है और जैसे परिस्थितियाँ अच्छी या बुरी होती हैं तो हमारा जीवन भी उसी हिसाब से बदल जाता है। वे बताते हैं कि जब उनके दादाजी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उनकी दादी माँ बहुत उदास रहने लगी और संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। इसका अर्थ है छल से भरा हुआ या एक भुलावा या छलावा, और इस संसार उन्हें एक छलावे के समान लगता। दादाजी सदा उन्हें आगे भेजकर स्वयं पीछे जाने की बात करते। अर्थात दादाजी कहते थे कि पहले दादी माँ की मृत्यु होगी और फिर वे मरेंगे, लेकिन दादाजी उन्हें पहले छोड़कर चले गए और उसके बाद उनके दोस्तों और शुभ चिंतकों ने उनकी स्थिति और ज़्यादा डावाडोल कर दी या और ज़्यादा खराब कर दी, बिगाड़ दी। क्योंकि वे सारे दोस्त कैसे थे? मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह में राम बगल में छुरी एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति जो सामने तो मीठी बात करते हैं लेकिन आपके पीठ के पीछे आपके बारे में बुरा सोचते हैं। तो ऐसे दोस्तों ने उनको और परेशान करना शुरू कर दिया। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की। वह घर की तो थी नहीं। अर्थात उनके दादाजी के श्राद्ध में उनके पिताजी ने अपने दोस्तों और शुभचिंतकों से पैसे लेकर बहुत सारा खर्चा किया और दादी माँ ने इसके लिए बहुत मना किया था। तो अब यही दोस्त उनसे इस पैसे की मांग करने लगे और उनके घर में परेशानियाँ आ गई। आगे दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कतार आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं? बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। इसके बाद लेखक बताते हैं कि जब उनके दादाजी की मृत्यु हो गई तो उनकी दादी माँ अक्सर बहुत ज़्यादा उदास रहती थी। और माघ का महीना हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो जाड़ों अर्थात सर्दी के दिन आते हैं, यानी कि हमारे जो जनवरी का महीना होता है वही माघ का महीना है। तो उस माघ के महीने में कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। तो उस ठंडी के मौसम में एक शाम उन्होंने अपनी दादी माँ को बहुत ज़्यादा उदास देखा और उनकी स्नेह से या प्रेम से कातर का मतलब है अधीर, तो उनकी प्रेम से अधीर आँखों में आंसू भरे हुए थे और वे बहुत देर तक अपनी दादी माँ के पास बैठे रहे। आगे उन्होंने आंखें खोली। सब दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं? बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आँखों की ओर देखा। क्या है, पूछ?
तुम रोती थी? दादी माँ मुस्काई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं, कितने को तो पिछले भी बाकी हैं। वे रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। इस भाग में लेखक ने यही बताया है कि जिस समय उनके दादाजी की मृत्यु के बाद देनदारों का पैसा उनके पिताजी पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उनके पिताजी ने जितनों को कर्जा दिया था उन लोगों ने भी जब पैसा नहीं चुकाया और पैसे की उन्हें किल्लत या परेशानी होने लगी तो उनकी दादी माँ ने ऐसे परेशानी भरे समय में उनके दादाजी का कंगन बेचने के लिए दे दिया ताकि कर्जदारों का पैसा चुकाया जा सके। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा था। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आँखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? इस अंतिम गद्यांश को अब हम पहले वाले गद्यांश से जोड़ते हुए पढ़ेंगे, जहाँ की लेखक को अपनी दादी माँ की धुंधली सी एक छवि नज़र आ रही थी और उसके बाद उन्होंने अपनी दादी माँ के बारे में काफ़ी बातें याद की। तो आगे उन्होंने लिखा है कि वो धुंधली छाया जो उन्हें दिखाई दे रही थी वे धीरे धीरे विलीन हो गई और उन्होंने क्या देखा कि एक दिन काफ़ी चढ़ आया है, कि दिन का काफ़ी वक्त गुजर गया है और उनके हाथों में उनके भाई का पत्र है जिस पर कि उनके दादी माँ के मृत्यु की खबर लिखी हुई है और उनकी आंखों में इस खबर को पढ़कर पानी या आंसू भर आए और लिखावट उन्होंने चींटियों की सी कतारों की सी जैसी दिख रही थी और वो धीरे धीरे पढ़ने में नहीं आ रही थी क्योंकि आंखों में आंसू भर चुके हैं और उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि उनकी दादी जैसी देवी माँ दुनिया में नहीं रही। तो आज हमने कक्षा 7वीं की पुस्तक वसंत में दिया गया पाठ 2 दादी माँ पढ़ा। बहुत ही अच्छा पाठ था। इस पाठ में लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि वे कितनी अच्छी थी। कहीं ना कहीं इस पाठ को पढ़कर शायद हमें भी अपनी दादी की बहुत याद आई हो। तो अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर।